नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हम सारे निबंध लगभग में निबंध कंप्लीट कर चुके हैं। निबंध के समाप्त होने के हम कगार पे पहुंच चुके हैं और उधर हिंदी साहित्य का इतिहास भी क्लासेस चल रही हैं बराबर। उसमें द्विवेदी युग पढ़ा चुके हैं। आज छायावाद युग शुरू करूंगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से हर एक रचनाकारों को गाने में तब्दील किया है। आप लोग जाके वो भी क्लासें देखें, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है किस एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि इस बार के एग्जाम में दिसंबर वाले में खूब पूछा गया है, तो आप वहां से पढ़ें, मेरे ख्याल से आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा निबंध है वो है मजदूरी और प्रेम। क्या है मजदूरी और प्रेम? मजदूरी और प्रेम, और कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ मजदूरी और प्रेम देखना है, ठीक है। मजदूरी और प्रेम, इसका संबंध क्या है? लेखक है इसके सरदार पूर्ण सिंह। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं, आप लोग जानते होंगे। और ये हाल ही एग्जाम में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि सरदार पूर्ण सिंह ने कितने निबंध लिखे हैं। कुल 6 निबंध लिखे हैं भैया। और आप लोग कभी भी अगर आपको लगने लगे कि नहीं जो मैं पढ़ रहा हूं या मैं जो पढ़ रही हूँ कुछ गलत पढ़ रही हूँ, तो यूजीसी नेट पर हमारी पकड़ है, असिस्टेंट प्रोफेसर पे मेरी पकड़ नहीं है। जाके पेपर उठा के देखना, और जो मैंने पढ़ाया है अभी पीछे हिंदी साहित्य के इतिहास में, अगर अभी जितना आपने पढ़ा है उसमें से कितना वहां फंसा है, ठीक है। आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखें, ठीक है। मेरा मतलब किसी का भी सॉल्व जो जिसने करवाया हो देख लेना, ठीक है। चलो, मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। विषय वस्तु देखो, इसमें कुछ विषय वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु भैया कह दो क्या है, मुझे नहीं पता है। इस निबंध में जो अध्यापक पूर्ण सिंह है, शारीरिक श्रम को सच्ची तपस्या बताते हुए किसान, गड़रिये, मजदूर, माली इत्यादि श्रमिकों को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक विभूति बताया है। अच्छी बात है, बताया है। निबंधकार की दृष्टि में दार्शनिकों, कवियों तथा कलाकारों की तुलना में मेहनतकश मजदूर श्रेष्ठ हैं, ठीक है। देखो, इस निबंध में कुछ 8 शीर्षक हैं, ये आपको याद रखना है भाई। 8 शीर्षक हैं तो वो मुझे याद करने हैं। मैं ऐसी ट्रिक आपको बताता हूं, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो, सबसे पहला निबंध है भैया, सबसे पहला शीर्षक है हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा, गडरिये का जीवन। तीसरा, मजदूर की मजदूरी। चौथा, प्रेम मजदूरी। और पांचवा, मजदूरी और कला। छठा है मजदूरी और फकीरी। और सातवां, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। और 9वां है पश्चिम सभ्यता का नया आदर्श। एक चीज याद रखना इसमें, ये 2, 7 और 8 तो आपको याद ही हो जाते हैं, जो 6 आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं। दूसरी बात यह है कि इन शीर्षकों को जरूर याद कर लें, क्रम इनका जरूर याद कर लें, क्योंकि बड़ा एग्जामों में पूछा जाता है। तो एक मैं अच्छी हिसाब से ट्रिक बताता हूं, आपको याद हो जाएगा। जो रेड से है वही ट्रिक है मेरी, कि हल चलाने वाला गडरिया कभी मजदूर नहीं हो सकता। हल चलाने वाला जो गडरिया है वो कभी मजदूर नहीं हो सकता। उसके अंदर प्रेम है, कला है, फकीर तो वो हो ही नहीं सकता। लो, बन गई ट्रिक। ट्रिक में कोई बड़ा मेहनत थोड़ी लगती है, देखा, बन गई, ठीक है। कि हल चलाने वाला गडरिया कभी मजदूर नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रेम है, कला है, फकीर तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लिखना चाहें तो यहां पे लिख लें कि देखो, हल चलाने वाला गडरिया कभी मजदूर नहीं हो सकता। ये क्रम याद रखना, हो सकता। उसके अंदर क्या है? प्रेम और कला है, फकीर तो वो हो ही नहीं सकता। फकीर तो वो हो ही नहीं सकता। यानी हल चलाने वाला गडरिया मजदूर नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रेम है, कला है, और फकीर तो वो हो ही नहीं सकता। हल चलाने वाला गडरिया कभी मजदूर नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रेम है, कला है, फकीर तो वो हो ही नहीं सकता। तो याद रखना, हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, ठीक है।
मजदूर की मजदूरी। देखो अब एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनके शीर्षक ही पहचानने के दिया गया था कि कौन सा इसमें शीर्षक नहीं है, तो इस बात को याद रखना, मजदूर की मजदूरी है उसमें दिया था मजदूर की मजबूती, जो कि 3% गलत है, सॉरी 300% गलत है। ठीक है, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, उसका संबंध मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और 9 है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ठीक है, तो कुछ देखो अभी जो इसमें गीत हैं वो हम बाद में देख लेंगे, जो अभी मैंने गीत आपके सामने रखे हैं, ठीक है, वो याद हो जाएंगे, बाद में हम रखेंगे। ठीक है, अभी हम पहले संपूर्ण निबंध पढ़ेंगे, उसके बाद में इसमें जो सिर्फ आने वाले गीत हैं उन्हीं को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहला हमारा शीर्षक है कौन सा, कि हल चलाने वाले का जीवन क्या है। इसमें देखो भैया, हल चलाने वाले का जीवन क्या है, हल चलाने वाले का जीवन संपूर्ण निबंध है। ये मत सोचना कि इसमें कुछ अधूरा है, मैं बार बार आपसे कहता हूं निबंध अधूरा नहीं रहे, मैं आपके निबंध क्या, मैं नाटक कहानी कविता कुछ अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा, कोई ऐसी लाइन आपके सामने नहीं छूटी होगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरे पढ़ाए जा सकते हैं, पूरा भी पढ़ाऊंगा, संपूर्ण पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आपको लगता होगा कि ये नोट्स है तो कुछ कम होगा, कम नहीं है, विश्वास करो। जब भी आपको लगे तो मेरे नोट्स से, अपनी किताब से जो निबंध की पीडीएफ है उससे मिला लेना, अगर एक भी लाइन अगर कम निकले तो बताना मुझे। ठीक है, चलो क्या हो रहा है भैया, कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से साधु होते हैं। ये देखो कितनी बात है, यानी जो हल चलाने वाला व्यक्ति है और जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति है, वो दोनों स्वभाव से क्या होते हैं, साधु, साधु प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक ही रास्ते पे चलते हैं, वो भी अपने एक ही रास्ते पे चलते हैं, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये पहली लाइन है, क्योंकि पहली लाइन इंपॉर्टेंट होती है हर शीर्षक की या हर निबंध की, तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना होगा। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन क्या करते हैं। देखो यहाँ पे गडरिये की बात नहीं किया है, भेड़ चराने की बात नहीं किया, जो हल चलाने वाला व्यक्ति है भैया वो अपने शरीर का हवन करता है। अब खेत उनकी क्या है, हवनशाला है। यानी हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला। ये क्रम निबंधों लाइनों को याद रखना, क्योंकि क्रम लगाने के लिए आता है, आपको शायद भूल चुके हैं, इसीलिए मैं याद दिलाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद होता उससे ज्यादा अच्छी बात। ठीक है, क्योंकि फिर आपका जेआरएफ नहीं होगा, होगा आप टेंशन ना लो, नहीं होगा तब भी होगा। उनके हवन कुंड की ज्वाला, देखो उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती हैं। जो हवन कुंड की ज्वाला है ना, उसी की जो किरणें हैं, जो हवन कुंड से जो किरणें निकलती है ना, वो चावल के लंबे दाने और सफेद दानों के रूप में निकलती हैं। जैसे गेहूं के लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी हैं। जो गेहूं के लाल दाने होते हैं उनकी तुलना किससे की है, यहाँ पे आग की चिंगारियों से की है। चलो अच्छी बात कर दिया भैया, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं जब कभी, मैं इससे मतलब क्या है यहाँ पे, मैं से क्या मतलब, मैं नहीं हूं, सरदार पूर्ण सिंह। वो कह रहे हैं कि जब कभी अनार, देखो यहाँ पे फल फूल याद रखना, अनार के फूल और फल देखता हूं, देखो इस बात का याद रखना, यहाँ पे कौन से जो है फल का वर्णन आया है, तो सबसे पहले अनार के फूल और फल जब देखता हूं तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। यानी मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है, उसकी मेहनत के कण जमीन में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है, जो उसकी जो मेहनत है। कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, कहते हैं कि ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है, अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। क्या बात है, वाह क्या बात है, कि जो किसान है उसको ब्रह्मा की तुलना के साथ कहा गया है। किसने कहा है, सरदार पूर्ण सिंह ने कहा। ठीक है, और किसी की हिम्मत भी नहीं ये बात कहने की। ठीक है, समान। खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र, भैया ये याद रखना कि खेती किसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है, किसके, किसानों का। उसका सारा जीवन पत्ते में, पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है, किसानों का। ठीक है, किसका, किसानों का। ये सब हल चलाने वाले जीवन के शीर्षक में क्या क्या वर्णन है वो अगर आप ध्यान में रखेंगे
तो अगर क्रम लगाने के लिए 4-5 शीर्षकों से देगा तो भी आपके कथन सही हो जाएंगे, मगर उसके लिए आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। पता चले हमारी पीडीएफ पढ़ रहे हैं, साथ में साइड में व्हाट्सएप है दूसरे मोबाइल में, हाँ ठीक ठीक मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, ठीक है मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत करो, सिर्फ ध्यान इस पे रखना, ठीक है। जैसे एक लाइन आती है ना, मम भोजनम अखाद्यम, अर्थात मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है, तो वो वाली लाइन मत करना। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। किसका? किसानों का। वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या या नहीं पढ़ा, क्या लाइन है, क्या लाइन है, क्या बात है। किसके बारे में? किसान के बारे में ये बात कर रहे हैं। देखो इस बात को थोड़ा समझो किसान के बारे में, कि विद्या या नहीं पढ़ा, जब तपिया नहीं करता, संध्या वदन आदि से नहीं आते ज्ञान ध्यान का, इसे पता नहीं मंदिर मस्जिद गिरजे, इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात समझते हो? केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। ये बात किसानों के लिए की जा रही। किसान कभी पिज्जा बर्गर नहीं खाता है, ठीक है। झलरा खाएगा, वो भी किस चीज का जानते हो? बथुआ जानते हो क्या होता है? पालक, ठीक है, इसमें बड़ा प्रोटीन होता है, ठीक है, तो इनको खाएगा। इसीलिए देख तो अभी जो शहर के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, या जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, वो जाएंगे क्या सीढ़ी और जिम जाएंगे, पर सीढ़ी चढ़ के नहीं जाएंगे, वो कन्वे लगा होता उस पे जाएंगे और जाएंगे जिम। किसानों को कभी जिम जाते हैं देखा? नहीं, वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, ठीक है, तो उनको जिम जाने की जरूरत नहीं है। सरोकार ने केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेता है, ठीक है, अच्छी बात है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। समझ रहे हो क्या बात है? हमने भी गए। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से अपनी प्यास बुझा लेता है। यहां चश्मों से ये चश्मा नहीं है, ठीक है, चखने वाला चश्मों कहने का मतलब है, देखो आप लोग कभी भी अगर जो किसान परिवार से हैं, जो बहुत मतलब जो है बहुत गांव से जो अपना रिलेशन रखते हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि अगर कभी खेतों में गए हैं और काफी दूर है अपने गांव से या अपने शहर से, तो वहां जब पानी नहीं मिलता है तो कहीं नदी में पिया जाता है, कहीं नाले में पिया जाता है, ठीक है। तो ये वही बात किसानी के लिए, यहाँ पे किसानों के लिए की जा रही है कि शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातः काल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है। और हम लोग सबसे पहले सुबह क्या करते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये अंतर है। करता है और खेत जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। आप दोपहर में 1 घंटे खड़े होकर देख लेना, 1 घंटे सॉरी 10 मिनट खड़े देखना। इसके बच्चे मिट्टी ही में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने हिसाब से खेलने चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं कि अले मेला बाबू बाहर मत जाना धूप है, इसीलिए बच्चे को कमजोर पैदा होते हैं, ठीक है। थोड़ा उनको मिट्टी से जुड़ना चाहिए। ये यहाँ पे अध्यापक सिर्फ बताना चाह रहे हैं क्योंकि वो खुद अध्यापक है, ठीक है। इसको और इसके परिवार को बैल गांव से प्रेम है। क्या बात है? परिवार को बैलों से प्रेम है और गांव से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैन क्या करें, नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। क्या बात है? ऐसा नहीं करता रघुपति राघव राजा राम, नैनों की भाषा में। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। अब यहां देखो कथन, जो अगर जब किसान के घर कोई जाता है, यदि कोई इसके घर आता है तो यह उसको मृदु कोमल
वचन मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। यानी पहली बात तो प्यार से बोलेंगे, आपका स्वागत नहीं कहेंगे, आओ बैठो, ठीक है। और मीठा जल से कहने का मतलब है, अब वहां जाओगे शहरों में किसी के यहाँ तो फ्रिज का पानी मिलेगा, वहां ताजा नल से पानी निकालते हैं, ठीक है। और अन्न से तृप्त करता है, धोखा या किसी को नहीं देता। कौन? किसान। यदि इसको कोई धोखा दे भी तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता है। ये बात सही है, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। किसका? किसानों का। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता, प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा, ये लाइन पूछी जा चुकी है जून में। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। ये लाइन आपको नहीं भूलनी है भैया, ये पूछी जा चुकी है कि गुरु नानक ने ठीक कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई। जो आपके भोले भाव हैं उसी से आपको रघुराई राम के दर्शन होंगे। और दूसरी बात, ये लाइन किस में आई है भैया? हल चलाने वाले का जीवन में आई है, ठीक है। अच्छी बात है कि भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, ठीक है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। क्या बात है! किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया? इस बात को थोड़ा समझ लो, बस समझ में आ जाएगा। किसानों के लिए कहा है कि ये प्रकृति के जवान साधु हैं, ठीक है। ये प्रकृति के भैया जवान साधु हैं। किसके लिए कहा गया है? किसानों के लिए कहा गया। चलो, जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूं, बेमुकुट यानी जो जिनके सर पे मुकुट नहीं है, ठीक है। गोपालों मतलब गायों को पालने वाले। यहाँ पे कान्हा की बात नहीं हो रही है। गोपालों के दर्शन करता हूं, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं का मित्र यानी गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का महाराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों का ताज पहनाने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेती का वाली जा रहा। वाली मतलब पिता या पालक। ये हमारे हल चलाने वाले जीवन की लास्ट लाइन है। भूखों और नंगों को पालने वाला, यहाँ पे नेगो नहीं नंगो है, टाइपिंग मिस्टेक है, मेरे जो टाइपिस्ट हैं थोड़ी सी दिक्कत कर दिए हैं, ठीक है। नंगों का पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेती का वाली जा रहा है। समझ में आ रही बात? अच्छी बात है चलो आगे बढ़ते हैं। गडरिये का जीवन। अब देखो, अभी तक हमने देखा हल चलाने वाले का जीवन, अब कैसा होता है गडरिये वाले का जीवन। जो गडरिया होता है, गडरिया जानते हो, जो भेड़ चराते हैं, ठीक है। पहली लाइन समझो कि एक बार मैंने एक बुढ़े गडरिये को देखा। जवान गडरिये की बात नहीं हो रही, बुढ़े गडरिये की बात हो रही। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। अच्छी बात है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। गडरिया देखो कहां देख रहा है? आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, यानी ऊन काट रहा है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफेद हैं, और क्यों ना सफेद हो, सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, क्यों ना सफेद हो भैया, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह
मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी 2 जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। फिर ये लाइन आती है कि मकान इनका बेमकान है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। किसके बारे में कहा? ये गडरिये के जीवन के बारे में है, हल चलाने वाले की नहीं। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। लाइन आती है क्या कि किसी के घर कर में ना घर कर बैठना इस दार पानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका वरला मका रखना। ये कितनी अच्छी लाइन। और सबसे पहली लाइन गडरिये के जीवन में जो क्या नाम है, गडरिये का जीवन है, उसमें आती है किसी के घर कर में ना घर कर बैठना इस दारे पानी में, ठीक है, यहां से ठिकाना बेठिकाना और मकामर ला मका रखना। आज मेरा कुछ गला अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। आप हंस रहे हो, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, हंस लो, आपके दिन है। आप नहीं हंसोगे तो क्या आपके बच्चे हंसेंगे? नहीं, हंसते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो और राजू सर का चैनल देखते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं है। जहां जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। क्या बात है, जहां गए घास की झोपड़ी बना लिए। दिन को सूर्य रात को तारागण इनके सखा होते हैं। समझ रहे हो? दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके जो सखा होते हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। आपसे पूछा जाएगा कि जो गडरिये की कन्या है, जो बेटी है, पर्वत के ऊपर क्या कर रही थी? सूर्य का अस्त होना देख रही थी। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही हैं। अब गडरिये की बेटी देख रही है कि सूर्य को ढलता हुआ, अस्त होता हुआ, और जो आजकल के नौजवान बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि कितने जल्दी सूर्य सब जो है मतलब जो है ढले, ताकि हम खाना पीना खाएं, पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, ठीक है। यह सूर्य को देख रही और वह इसको देख रहा है। क्या बात है, क्या दिव्य परिवार है। इस सूर्य इसको भी देख रहा है, ठीक है। हम लोगों को कभी नहीं देखा। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। क्या लाइन है कि हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो सबसे पहले अभी ये पानी वाली लाइन आई थी, हुए थे, ठीक है, और ये फिर आंखों वाली। अभी हम इसको एक ट्रिक से बनाएंगे, बढ़िया ऊपर लिखा है, समझ में आ जाएगा। बोलता कोई भी नहीं है, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है। क्या बात है उस लड़की की। बोलता कोई भी नहीं है, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। ये लाइन तुम्हारी पूछी जा चुकी है कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। किसके बारे में? ये है गडरिये के जीवन के बारे में, ठीक है, कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनके मुख शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो। लाइनों को क्रम से याद रखना कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो। ये सब बाहरी बातें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं कि भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई।
दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उससे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी की देखने लग गई, किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। भैया बताइए, आपसे पूछेगा प्रश्न कि जब उनकी भेड़ बीमार हुई थी तो कितने रातें गुजर गई थी उनकी भेड़ तब जाके अच्छी हुई थी? तो कहना 2 रातें। इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं कि मेरे रामा लपकत आवे ना, ठीक है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश, पीला नहीं, हम नीले की बात कर रहा है, नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। क्या लाइन कही है कि मानो, यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा है। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्या ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग, याद रखना ये कौन सा राग आलापा था, यानी गाया था, पहाड़ी राग आलापना आरंभ कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच के उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, कोई और नहीं था, उनका भाई खड़ा था, अध्यापक पूर्ण सिंह का, ठीक है। देखो क्या करें, ये कथन पूछा जाएगा कि किसका है, निबंधकार है, पर इन्होंने खुल के निबंध यहाँ पे अपना कथन कहा कि मेरे पास मेरा बड़ा भाई, मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, क्या कहा कि हाँ भाई, हेलो, ए भाई छोटे भाई, अब मुझे भी भीड़ ले दो। ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। मूक मतलब जो बोलता ना हो, विद्या बिल्कुल नहीं बोलता, मतलब कम बोलता हो। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो अच्छा। यार अगर आप भेड़ चराते तो ये निबंध कौन लिखता है? कह तो दिए भाई मुझे भेड़ ले दो, आसान है इतना चराना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए। वाह, इनके दिल में भी नेत्र हैं, खुल जाए और मैं ईश्वरी झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो ना सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना ना था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर को हंसते हुए ओट देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है, इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मा अनुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता? बिल्कुल अच्छी बात है, कोई नहीं दे सकता, किसी के बस की बात नहीं, अंबानी की परिवार के बस की बात नहीं। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी देखो, इसमें का मूल्य कौन दे सकता है? सच में कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, मजदूर की मजदूरी। कितना टाइम हो गया, हो पाएगा मेरा? नहीं होगा, 2 ही हो पाए हैं। चलो फिलहाल आपको समझ में आएगा। देखो एक बार निबंध को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बार पढ़ो समझ के पढ़ो, ठीक है। अगर ये 2 क्लास में होगा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आपको, मैंने कहा ना 15 अप्रैल लिख के ले लो कहीं कॉपी में, 15 अप्रैल के पहले मैं 8 यूनिट को पढ़ा के तब दम लूंगा। दम से मतलब क्या होता है समझते हो? मैं तब शांत बैठूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा कि यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है, ऐसा कोई करता है? 5,000 रुपए दे दिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने कोई बड़ा काम कर दिया। अरे गलत बात है। ये देखो ये लाइन कितनी अच्छी, क्या कहा है कि आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वह क्या दिल लगी। ये पहली लाइन आपको नहीं बोला है, क्योंकि प्रीवियस पेपर उठा के देखो, जून वाले में क्रम लगाने के लिए दिया था, तो उसमें ये पहली लाइन थी, ठीक है। हाथ, पांव, सिर, आंखें, दिमाग इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए हैं।
कभी आप चौक पे गए हैं? जहां से आप बिलोंग करते हो तो वहां जहां पे लेबरों का चौक लगता है वहां जाना, 300 350 यानी जिस प्रकार से दिन भर की जो है दिहाड़ी होती है वहां जाना, ठीक है। तो वो व्यक्ति अपने आप को पूरे दिन के लिए 300 350 में बेच देता है कि हाँ चलो जो भी काम करना है करूंगा, दिन भर के लिए 300 350 रुपए में। वो यही बात कर रहे हैं कि हाथ पांव सिर आंख इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरी पदार्थ है। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके ना थे, वे पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। यानी आपका क्या था? आपने उसको दिया क्या? कुछ नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम की सेवा से चुकता होता है। इसका मतलब यहां पे यह है कि आपके घर में कोई मजदूर आए, पैसे तो ठीक है वो शाम को चलेगा लेगा ही, पर दिन भर उससे प्रेम से बातें करो। प्रेम से मतलब जब भी उससे बात करो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आपके यहां मजदूरी करने आया है, ठीक है। खाना पूछो या चाय पूछो तो कम से कम प्रेम से पूछो, ये नहीं ये ले चलो पी ले, ऐसा करोगे भाग जाएगा। सबसे पहली बात कहेगा लो पैसे, चलो मैं चलता हूं, ठीक है। तो ये है, यही बात तो समझाना चाह रहे हैं कि मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम की सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है कि जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी ना दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है, वह मेरा आमंत्रण मित्र हो गया। क्या बात कहती है ये लाइन, देखो कि पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का समा बन जाता है। अच्छी बात है, ठीक है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का समा बंध जाता है। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी, देखो गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना ना मिला, रात को कुछ भी मैसर ना हुआ, अब वह एक एक टाके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, जब तक कुछ खाने के लिए मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ से लिए हुए कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। कौन? बुढ़िया जो सी रही थी। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। क्या लाइन कह दी है। इसको पहनना मेरे लिए तीर्थ यात्रा होगा। क्या बात है। आपके सर की एक बात देखो कितनी मैंने गहराई से, जहां पे पॉइंट लगा कि पूछे जाना की इरादा है, वहां से बदल दिया, लाइन ही बदल दी। पर इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और नमाज से क्या काम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। कथन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना आप इस टाइम इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना और संध्या और नमाज से क्या काम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। ये बात सही। इसके बाद प्रेम मजदूरी। अब प्रेम मजदूरी में क्या है, देखो प्रेम मजदूरी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। पहली लाइन हर निबंध के जो शीर्षक हैं इसके, उसकी पहली लाइन वो जरूर याद रखना, क्रम लगाने के लिए आ चुका है और फिर आगे भी आएगा, उनका कोई भरोसा नहीं। कहते हैं कि राफेल आदि के चित्रों में उनकी
कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्राप्त होते हैं। आगे कह रहे हैं कि उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। क्या बात कह दी कि उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत देखो, हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहां। समझ रहे हो, वह लोहे की चीज में भला कहां। ये कथन देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूं, मैं स्वयं पानी देता हूं, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूं, और उस आलू में जो रस मुझे आता है ना, वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। क्या बात कह दी है। यानी घर की खेती, घर की सब्जी सबका बड़ी लागत है। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूं, मैं स्वयं पानी देता हूं, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूं, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में भी नहीं आता है। बहुत अच्छी बात आपने कही अध्यापक जी से। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में, देखो आगे कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ, कोमल हाथ लगते हैं, उसमें एक हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, और उसमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। जो होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं, बेकार लगते हैं, क्योंकि वहां मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। अच्छी बात है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से, ओहो दादा, प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। पता नहीं कैसी प्रियतमा है, ठीक है, जो इतना रस खाने में भी आ रहा है। क्या बात है, वाह अध्यापक है। कह रहे हैं कि जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर, समझ रहे हो, कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है। जिस मिट्टी के घड़ों को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मतलब मेरी नहीं, अध्यापक जी कह रहे हैं मेरी प्रेम मग्न, यानी प्रेम में मग्न प्रियतमा मतलब समझ रहे हैं, अच्छी बात है। ठंडा जल भर लाती है। उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूं, तब जल क्या पीता हूं, अपनी प्रियसी के प्रियतमा के, ठीक है, यहां तक हम कह सकते हैं उनके प्रेम अमृत को पान करता हूं। समझ रहे हो, उनके अपनी प्रियसी के प्रेम अमृत को मैं पान करता हूं। ये बात अध्यापक जी कह रहे हैं। समझ रहे हो, किसमें, प्रेम और मजदूरी में। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि दरअसल शराब की क्या जरूरत है, तुम्हारी आंखें ही इतनी नशीली हैं, ठीक है। तो जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या जरूरत है। आओ नैनो से पिए, अले नैनो से पियो। बताओ कोई, ये कहाँ की बोली है, अलवर नैन का क्या नाम है, नैनागढ़ ऐसे करके है, चित्तौड़। तो प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूं, नहीं दे सकते हो, यह हम जानते हैं, कोई नहीं बदला दे सकता। आगे कहते हैं कि उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा
कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। ओहो, कोयल की तरह कू। वारे इनकी प्रियतमा भाई। ठीक है, बिस्तर से उठी, जो कि बिल्कुल गलत है, 8 बजे से पहले उठती नहीं है। ठीक है, उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया। मतलब गाय दूध दूध लेती होगी, गांव की होगी। गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीस कर सफेद आटा बना लिया। सफेद, अब इनका ही आटा ऐसा था जो सफेद आटा बना, बाकी हम लोगों के यहाँ तो लाल आटा निकलता है। सफेद आटा बना लिया। इस सफेद, देखो आप लोग ये मत समझना कि क्या कहा जा रहा, मैं सिर्फ मनोरंजन, निबंध है, निबंध इतना कठिन होता है, निबंध वैसे भी कहानी लायक नहीं होता है। ठीक है, मगर सोचता चलता हूं कि थोड़ा मनोरंजन की बातों से तो आपका मन लगा रहे और बोर ना हो। ठीक है, बाकी मन में गाली दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इस सफेद आटे से पीस कर सफेद आटा बना लिया। इस सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूसरे से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा। देख लो कौन सा कटोरा भैया, लाल मिट्टी का कटोरा। दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। ओहो, मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती तो वह छत के ऊपर कि श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती। तो भैया जो अध्यापक पूर्ण से उनकी जो प्रेमिका है वो किस प्रकार से आनंददायक दिख रही है, बलदायक यानी बलपूर्वक, बुद्धिदायक बड़ा ज्ञान है, जान पड़ती है। उस समय वो उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य एवं आनंदमयी, प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। वाह, मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को, क्या बात कह दी है कि मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं है, कोई अमूल्य पदार्थ है, यानी जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। प्रेमिका के हाथों की बनी हुई रोटी अमूल्य है, ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। यह रोटी कह रहे हैं, यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा यही योग है। बहुत अच्छा योग कर रहे हो दोस्त, ठीक है, ये योग है। चलो इसके बाद आते हैं, देखो मजदूरी और कला। इसमें क्या है, मजदूरी और कला में कह रहे हैं कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। यहाँ पे मूर्खों करो, मूर्खों का काम है। सोने और लोहे, देखो सोना और लोहा, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोना और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। ठीक है, अच्छी बात है। आजकल देखो, आजकल जो भाप के किलो का दाम तो हजारों रुपया है। भाप के किलो का दाम कितना है, हजारों रुपया, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। मनुष्य कितने के बिक रहे हैं, कौड़ी के 100 बिक रहे हैं। सोना और चांदी का भी होने याद रखना, सोना और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। अच्छी बात है, मुझे अपना काम मिल जाए। फिर कह रहे हैं कि मुझे अगर अपना काम मिल जाए ना भैया, तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं है। इतना काम कर यार दोस्त, आओ हमारे खेत खाली पड़े हैं, गन्ना बोवे है, धान काटे हैं, आओ अब इस टाइम ना, इस टाइम गेहूं कटौनी आने वाली है, आओ काम करवा दी। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची पूजा है, सच्ची ईश्वर पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मगर आज के जमाने में
मनुष्य मनुष्य की पूजा नहीं, मनुष्य मनुष्य का गला काटने पे तुला हुआ है। ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? क्या रखा है? अरे भैया कभी जाके देखो, मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चुना, कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। पोथी मतलब किताबों में। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। याद रखना कथन को। जिन देशों में, फिर बात आ रही है कि जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। क्या बात कह, देखो क्या बात कह दी, देखो ये बस समझो। कह रहे हैं कि जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। पद्यासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आज वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा, योगी। तो याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस बात का यहाँ पे होता है, देखो थोड़ा समझो एक लाइन यहाँ कि जैसे कह रहे हैं इधर देखो, मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई और मेमार, ये तीन लोग, तथा किसान आज वैसे हैं जैसे पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी, इनकी तुलना हुई है। आज उत्तम से उत्तम, नीच से नीच काम, सबके सब प्रेम, शरीर के अंग। हाँ ओके, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। निकम्मे रहकर, देखो निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। ठीक है, ये देखो, ये कथन पूछा गया है। आप लोग कहोगे कि नहीं पूछा गया, पूछा गया। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। आप लोग सोचेंगे ये कथन पूछ ले तो तुरंत लगाएंगे कविता क्या है। किस निबंध से लाइन समझोगे कि कहाँ की है ये निबंध, कविता क्या है, मगर वहां से ना। इस नकल में असल की पवित्रता कुंवारेपन का अभाव है। ये समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता कुंवारेपन का अभाव है। ठीक है, चलो अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों की पहियों के नीचे दबकर हमें मेरा सम दुष्णु या नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत के मेड़ों का, कपड़ों के ताग जो है, कपड़े के तागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी के रंगों का, लकड़ी के कहाँ गया, लकड़ी के रगों का, पत्थर की नसों की भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए बेजान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य की कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम होगा। ठीक है, यहां देखो अगली लाइन क्या है कि चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कि जो चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत जो है वो भैया संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे।
मजदूरों की मजदूरी की ही यथार्थ पूजी होगी, जो है पूजा होगी। जो मजदूरों की मजदूरी है ना, यही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो छोड़ो। हाँ, अगर देखो, तथा नए कवि पैदा होंगे तभी नए अवलियों का उद्भव होगा। नए अवलियों का भैया उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्ध आचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। ओके, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। मजदूर की और फकीरी, मजदूरी और फकीरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक बार सवाल बन चुका है। मजदूरी और फकीरी, हमने बताया था हल चलाने वाला गडरिया कभी मजदूर नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रेम है, कला है। फकीर तो वो हो ही नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो, मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी में देखो क्या है भैया, ये मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूं। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, बिना मजदूरी, देखो कह रहे हैं कि बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल मतलब ढीला शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। समझ रहे हो? फकीरी बुद्धि, ये देखो कथन कितना अच्छा है कि बुद्धि बासी पड़ जाती है। बासी चीजें अच्छी नहीं होती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं। ठीक है, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का? हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल रहे हैं, घास नई है, पेड़ नए हैं, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी है। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर, देखो अगली बात कर रहे हैं कि बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो भैया, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, वृक्षों के कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है, और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना, रहन अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से अगली बात कर रहे हैं कि उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनके पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी, उनका खुदा भी बासी हो गया है। इसमें संदेह नहीं। देखो इसमें कह रहे हैं, देखो इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं। इनकी लाली नई है, इनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। ताजा नया नजर आने लगता है। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहे हैं कि गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? देखो आप बताएंगे कि गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो भैया। गेरुए वस्त्रों की पूजा भैया क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? सब कथन है का प्रश्न है। पांच वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरी भजन हो गया। ओ भाई, अगली बात कर रहे हैं कि मजदूरी तो, देखो कह रहे हैं कि भैया मजदूरी तो मनुष्य के समिष्ट रूप परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्यों की आत्मा को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। ये देखो, सच्ची मित्रता ही तो सेवा है। इंपॉर्टेंट। ठीक है,
उसमें मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पात रूप रंग नाम धाम तथा बाप दादा का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। ये बात समझ रहे हो। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता ना भैया, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम पूछे ही पहचानता है। क्यों? क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जाति वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहां सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन है। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंबवत है। लंगड़े लूले अंधे बहरे उसी मौरूसी घर के छत के नीचे रहते हैं जिसकी छत के नीचे बलवान निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। कह रहे हैं कि मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान सबल और निरोग ही तो करेंगे। समझ रहे हो कि मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान सबल और निरोग ही तो करेंगे। आगे बात करते हैं, यहां छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतना देखो। कह रहे हैं कि पृथ्वी, थोड़ा पानी पी लें। कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। ये देखो, इस बार के एग्जाम में दिल्ली दरबार दर्पण से भौगोलिक स्थिति पर एक प्रश्न बना है इसी एग्जाम में, दिसंबर वाले में। तो क्या पता यहां से बन जाए कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है। ये पूछा, ये क्या पता ये ऐसे पूछा जाए कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, या पृथ्वी के लिए क्या कहा जा सकता है, तो उसका स्वार्थ है। परंतु भैया उसका घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमता तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना, सदा ही सीधा चलना है। इसमें स्वार्थ का भाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती हैं, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ ही चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आई है। स्वार्थ का यहां भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याय श्रेय संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐसे पूछ सकता, मजदूरी और फकीरी का कौन सा संबंध है, तो अन्योन्याय श्रेय संबंध है। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे से अंडरलाइन किया करो, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है अंडरलाइन करते हुए, याद रखें। चलो, मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। अब ये बताएंगे, देखो निबंध वही है भैया, मैंने सिर्फ लिखने का स्टाइल बदला है। ये देखो, ऐसा मिलेगा आपको। कमेंट करके बताएं कि क्या YouTube में ऐसी क्लास आपको मिलती है? नहीं, फ्री में क्या आप बैच खरीद ले तब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, व्यवस्थित मैंने किया है इसको। इसके लिए मेहनत के रात जागना पड़ता है। ठीक है, 2 बजे से 3 बजे से पहले मैं कभी किसी दिन सोता ही नहीं हूं, और सुबह 7 बजे से पहले उठता नहीं हूं। ये मेरी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहे हैं कि जॉन ऑफ आर्क, ये देखो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इनसे 2-4 बार मिला भी हूं। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ चराना। आप सोचोगे कि क्या उनसे मिले हो? हाँ, मैं मिलता रहता हूं, मैं जिससे चाहूं उससे मिलूं। सपने में तो सबसे मिल सकते हो ना, ये तो किसी बात की बात थोड़ी ना है। अब समझना यहाँ पे थोड़ा, जॉन ऑफ आर्क, इनका भेड़ चराना, ये इंपॉर्टेंट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, कि भाई जॉन ऑफ आर्क क्या कर रहे थे? भेड़ चराते थे। अच्छा, आपको पता है यहां देखो जॉन लिखा है, जॉन से जॉनी इब्राहिम तो जानते होंगे आप लोग, जॉनी इब्राहिम को नहीं जानते हो? किसको जानते हो फिर? जो बहुत बड़े एक्टर, तो क्या वो कभी भेड़ चरा सकते हैं? नहीं चरा सकते ना।
तो मान लो जॉन इब्राहिम भेड़ तो वो चरा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इससे इनसे मिला लेना। जॉन ऑफ आर्क क्या है, भेड़ चराना। टॉलस्टॉय, जो कोई बच्चा अगर बेचियो का अगर है, कोई देख रहा है, तो हम लोगों में एमए के बैच में, उसमें चाहे पहले सेमेस्टर हो, पहले ही सेमेस्टर की बात है, शायद दूसरे सेमेस्टर की, उसमें देखना कविता लगी है टॉलस्टॉय और साइकिल, वहीं से, ठीक है। तो आपको पता है कि एक बार जो टॉलस्टॉय जो थे वो साइकिल चला रहे थे, तो साइकिल चलाते जो उनको जो साइकिल का पैडल होता है ना, पैडल जानते हैं आप लोग, तो वो उस ऊपर की रबड़ हट चुकी होती है, वो सिर्फ ऐसे ही होती है, तो उनका जूता उसमें फट गया था, इसीलिए जूते को त्याग दिए। तो याद रखना, टॉलस्टॉय क्या करते थे, त्याग और जूते गांठना, ठीक है, वो जोड़ने की कोशिश की है। टॉलस्टॉय का क्या काम था, त्याग और जूते गांठना। उमर खयाम, इनका प्रसन्नता पूर्वक तंबू, यहां पे तंबू है, तंबू सीते रहना, ठीक है। कोई उम्र भर क्या जो है आपको पता होना चाहिए, क्या उम्र भर आप तंबू सीते रहेंगे, नहीं सी पाओगे, ठीक है। तो उमर खयाम का तंबू, देखो जॉन ऑफ आर्क भेड़ चराना, टॉलस्टॉय जूते गांठना, उमर खयाम तंबू सीते रहना। और अगली बात, खलीफा उम्र, देखो उल्टा यहाँ पे उम्र खयाम तंबू सीने की बात आएगी, खलीफा उम्र को अपने रंग महलों में चटाई याद मुन्ना। तो सिर्फ चटाई याद रखो बस, ज्यादा क्या है। जब आपके घर कभी कभी खलीफा लोग आ जाते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो तुरंत चटाई बिछाते हो कि नहीं बिछाते हो, तुरंत चटाई बिछाते हो, तो खलीफा उम्र को चटाई याद बुनना। ब्रह्म ज्ञानी कबीर और रैदास, देखो कबीर और रैदास का शूद्र होना, और ध्यान नहीं, कबीर रैदास, तो इसमें आपको पता होना चाहिए रैदास तो शूद्र कास्ट के थे ही है, ठीक है। अगर आप काशी के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए 5 फरवरी को जयंती मनाई जाती है, रविदास जयंती, ठीक है, तो वो शूद्र थे। तो कबीर और रैदास का शूद्र होना। गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण, ये दो बात अलग है, इनका कूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है, ये बात याद रखना। जो जो बातें हैं बहुत ध्यान रखना, मिलान करने के लिए आ सकते हैं। समाज का पालन करने वाली दूध की तरह, देखो क्या है, आप देखो इसमें कितना आपको अच्छा लगेगा। मैं सोचता हूं कि ऐसा नहीं कि ये पीडीएफ किसी के पास नहीं, सबके पास है, यूट्यूब में सबके पास है, पर इस माहौल से कि इस तरीके से पढ़ाना कि जहां पे इंपॉर्टेंट लगे वो आपको थोड़ा दूसरे रूप में हो, तो पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता है। मैं फिर कहता हूं कि मैंने अपने लिए, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं एक अलग फंड में इस दुनिया को, हिंदी साहित्य को लेके जाऊंगा, ठीक है। आपको बेशक ना लगता हो कि इसमें बड़ी कलाकारी नहीं है, ज्यादा नहीं, आप एक दिन किसी एक नाटक को, किसी एक निबंध को टाइप करना अपने मोबाइल से, उसके बाद मैसेज करना ग्रुप में, इसी में बताना सर कितनी मेहनत है। ये सब आपके लिए है, जो लक्ष्य है आप घर में किसी जहां पे रहते हैं वहां पे स्टाम्प, उसको क्या नाम है, बना लो, एक टाइम टेबल सेट कर लो, सिलेबस लिख लो। मैंने कह दिया 8 यूनिट में 2 यूनिट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि 2 ऐसे पढ़ाने का, वो तो 3 दिन के अंदर में सब पढ़ाई दूंगा, ठीक है, 1-2-3 घंटे में, वैसे नहीं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से क्लास 8 यूनिट नहीं 80% मैं आपको दूंगा। इसी जैसे आप जो छोटा बोर्ड नजर आ रहा, इस पे नजर आएगा आपको एग्जाम में। अब ये सोचोगे कि मैं प्रश्न फाल, ऐसा नहीं, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा सब कुछ, ठीक है। चलो, कि एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालू, देखो किसके घर गए हैं ये समझो, लालू नाम के एक बढ़ई, वो क्या करता था, बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव का भागो, लालू के घर गए थे, बढ़ई था, भागो नामक रईस बड़ा मालदार था। कौन, भागो, भागो, ठीक है। उस दिन भागो के घर क्या था, ब्रह्मभोज था, याद रखना, ये भी याद रखना, ब्रह्मभोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें भी निमंत्रण के लिए भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो का बड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा, गुरु यहाँ हो। गुरु नानक जी यहाँ हो, तुम यार ऐसा कैसे कर सकते हो। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ बुलाया। कह रहा यार बहुत ज्यादा, हम बुलाया ना आपके यहाँ, निमंत्रण दिया आपने, आया नहीं, ठीक है ठीक है चलो अभी तुमको बताते हैं, ठीक है। तो गुरु नानक को पकड़ गया और कहने लगे, उसने उससे पूछा कि आप मेरे यहाँ का भैया अन्न क्यों नहीं करते हैं।
गुरु नानक ने क्या उत्तर दिया? कहा कि भागो, अब भागो, जाओ अपने घर से पहले क्या हलवा पूरी लेकर आओ। भागत भागत भागो चले गए आओ, हम इसका कारण बतलाते हैं। वह हलवा पूरी लेकर आया। गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटी मंगवाई। देखो अब ये चीज याद रखना, भागो के घर से क्या मंगवाया? हलवा और पूरी। और लालो के घर से क्या मंगाया था? मोटे अन्न की रोटी। ये भी याद रखना किसके घर से क्या आया है। ठीक है, भागो की हलवा पूरी, भागो की भैया हलवा पूरी, देखो भागो की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और भाई लालू की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो एक से क्या लोहू यानी लहू टपका और दूसरी से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ, जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली थी वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। अच्छा भैया, यही धारा देखो, ये धारा कहां से निकली थी? यही धारा शिव जी की जटा और यही धारा मजदूर की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही सच्चे ईश्वर, सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। क्या बात कह दी। देखो कह रहे हैं कि हाथ की मजदूरी ही सच्चे ऐश्वर्य उन्नति होती है। जापान में देखो, इधर देखो, जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती हैं। कहते हैं कि नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई से पकड़ के ऊपर अंकित कर देती हैं। फिर आगे बात कहने लगे कि जापान निवासी कागज, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपयों के हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीजें मशीन से बनी हुई चीजों को मात करती हैं। संसार के सब बाजारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। समझ रहे हो? पश्चिमी देशों के, देखो यहां पे पश्चिमी देश की बात रही कि पश्चिमी देशों के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। चलो एक देखो यहां पे कथन आ गया भैया कि एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन, ये देखो एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि क्या, कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती हैं, उन उंगलियों ही के बल से संभव हम जगत को जीत ले। वी शैल बेट द वर्ल्ड विद द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स। समझ रहे हो? जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की ना कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष ही की क्या किसी भी देश या जात की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। अब देखो यहां देखो, एक शिव शंभू की चिट्ठी आपने पढ़ा उसमें, और दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक, और शायद भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती, उसमें तो मैं कंफर्म नहीं हूं, पर ये दो निबंधों में देखो जो भारत की जनसंख्या की बात हुई है, 30 करोड़ जनसंख्या की बात की है। 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरणों में आप ही आप गिरे। अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, पदार्थों को अमूल्य पदार्थ में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? कविता फिर कहते हैं कि भैया देखो अगली बात देखते हैं कि कविता फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। ठीक है, छोड़ो। फिर देखो यहां पे एक बात कह दिया इन्होंने कि मुंह हाथ इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, मुंह हाथ पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को
प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम मजदूरी है। क्या है? प्रेम मजदूरी है। क्या है? प्रेम मजदूरी है। ठीक है, देखो ये आप लोग मत सोचा करिए कि बहुत आपकी क्लास लंबी हो जाती है सर, अगर आपके मन में चलती हो बातें तो मैं एक बात आपको बता दूं। ठीक है, एक बात आपको, सिर्फ एक बात मेरे ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत लोगों का इंटरव्यू सुना होगा आपने जिनका जेआरएफ हुआ, मैंने भी 2 बार किया है जेआरएफ। एक अभी रिसेंटली दिसंबर में, ठीक है, 99.62 मेरा परसेंटाइल रहा, और पिछला जो है जून में किया था। तो जिनका भी जेआरएफ होता है, देखो नेट और जेआरएफ में अंतर तो ज्यादा नहीं होता है, 4 से 5 प्रश्नों का या 4 से 5 नंबरों का रह जाता है। ठीक है, मगर आपको पता होना चाहिए नेट तो बच्चों का हो ही जाता है, चाहे जैसे पढ़ें, चाहे शॉर्टकट तरीके से भी पढ़ लें तो शायद उनका नेट हो जाए। पर दोस्त ये जो 3-4 नंबर होते हैं ना, यही आपको जेआरएफ देते हैं। और जेआरएफ मुझे लगता है कि जेआरएफ पास करने का शॉर्टकट तरीका अगर आपको मालूम हो तो कृपया मुझे भी बताएं, मैं 2-3 बार और निकालना चाहता हूं। 2 बार हो चुका है, सोच रहा 3 बार और निकाल लूं तो 5 बार मैं आपके सामने अपने लिख लूं। तो शॉर्टकट तरीका मत ढूंढो कि सर ऐसी कोई क्लास बना दो कि 1 घंटे में सारा कुछ समेट दो। ऐसा रामबाण ना मेरे पास है, जिनके पास है मैं खुली बात कहता हूं, मेरे सामने आके बैठ जाए वो, यूट्यूब में कोई भी टीचर हो, किसी को बुला लेना। ठीक है, सामने बिठा दो कि भैया 1 घंटा का वीडियो बना लो, अगर आप पेपर उससे अच्छा खासा करवा सकते हो तो भैया उसी दिन से मैं उनके चरण धुल के पी लूंगा। ये सब बकवास की बातें हैं। अब खुद को ये सोचने वाली बात है कि नहीं घंटे 2 घंटे में कोई ऐसा वीडियो बन जाए कि भैया 1 मिनट हमारी 3-4 घंटे में निपट जाए। ऐसा कोई मतलब नहीं। अपने से धोखा कर रहे हो, साथ में घर वालों को भी धोखा दे रहे हो। ठीक है, शॉर्टकट तरीका कोई नहीं है। आपने जिनका भी इंटरव्यू देखा होगा जेआरएफ वालों का, जिनका जेआरएफ बढ़िया रैंक में हुआ है, बेटा वो एक निबंध को 5-5 बार पढ़े हैं, एक कहानी को 20 बार। एक मैंने इंटरव्यू सुना था, पता नहीं कहाँ का बच्चा था, उसने कहा था कि सर मैंने कहानी को कम से कम एक कहानी को 10-10 बार पढ़ा है, एक निबंध को 10-10 बार पढ़ा है। ठीक है, तो अगर इस बार इस दिसंबर वाले कटाव की अगर बात करोगे तो ये तो इतिहास का पोर्शन हो गया, इसमें थोड़ा इतिहास ज्यादा था, तो उनका ज्यादा बच्चों का हुआ जिन्होंने टीजीटी पीजीटी को ध्यान में पढ़ रहे थे, क्योंकि उनका इतिहास तैयार था। आपका इतिहास नहीं तैयार था। आपको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा था यार, मैं पढ़ती भी हूँ या मैं पढ़ता भी हूँ, पर मेरा नहीं हुआ इस बार, तो उसमें आपकी गलती नहीं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया एकदम से। क्या पता अभी अगले बार में फिर वही पुराना चला दे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, मगर शॉर्टकट तरीका मत ढूंढो। ये मुझसे पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मैं नहीं कहता हूं। ठीक, आपको क्लास अच्छी लगे पढ़ो, नहीं अच्छी लगती बिल्कुल ना पढ़ो। ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, मगर शॉर्टकट मत अपनाओ। मुझे लगता है जेआरएफ का शॉर्टकट तरीका नहीं है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कि क्या पूछ रहा है वो। वहां लगता है सब भांग खा के बैठे बैठे रहते हैं। ठीक है, कहीं से कुछ भी उठा के पूछ लेंगे, तो आपको भैया कहीं से कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये मेरी विनती समझो आपसे। ठीक, शॉर्टकट मत अपनाओ। ठीक है, जो भी पढ़ो फैक्ट्स पढ़ो, तरीके से पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो। ठीक है, और कुछ स्मार्ट स्टडी करो। बेशक कुछ चीजें कम पढ़ो पर उसको कई बार पढ़ो, संपूर्ण जानकारी पढ़ो। ऊपर ऊपर बिल्कुल ऊपर ऊपर ना चले जाओ। हाँ, उपन्यास अनुगर्भ ऊपर ऊपर पढ़ो, बिल्कुल ऊपर, वो अंदर पढ़ने की चीज भी नहीं है, उसको पढ़ने बैठोगे समय चला जाएगा। मगर 8 मिनट पढ़ी जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं। उपन्यास अनुगर्भ में छोटी रचनाएं उनको पढ़ी जा सकती है, एक पूरी पूरी लाइन बाय लाइन। 2-3 रचनाएं हैं ऐसी। उपन्यास में भी 2-3 रचनाएं ऐसे हैं, 2-3 उपन्यास हैं जिनको बढ़िया तरीके से पढ़ने चाहिए, सब नहीं। बिल्कुल, कविता में भी सब कविताएं नहीं है, कुछ कविताएं जो याद करने लायक हैं। अब मैंने आपसे कई बार कहा, आप लोग बताते नहीं, अगर कविता आवश्यकता हो, अगर आपने अपने से कविता नहीं पढ़ रहा हो तो बताओ, मैं कविता भी शुरू कर दूं। ठीक है, पर कोई कमेंट नहीं करता है तो मैं क्या ही बताऊं। चलो अगली बात करते हैं, शिव जी के तांडव। अब ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए कि मजदूरी प्रेम निबंध में किस शीर्षक में शिव जी के तांडव नृत्य का शब्द का वर्णन हुआ है, और पार्वती जी के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन करना, जड़ को चेतन बना देना,
इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद, याद रखना, महमूद गजनवी, महमूद ने जो सोमनाथ 1025 शायद या 1125 होगा समय इसका, आप लोग कमेंट करके बताएं, शायद दोनों में से कोई एक समय है। 1125 में या 1025 में 17 बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पे, के सोमनाथ के ना मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थी, उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ सकता था, उसकी वीरता की प्रशंसा तब होती जब वह यूनान की प्रेम मजदूरी, कहाँ की भैया, यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहां वालों के हाथ की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियां तोड़ने का साहस कर सकता। वहां की मूर्तियां तो बोल रही हैं, वे जीती जागती ही है, मुर्दा नहीं है। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। अगला रखना, याद रखिए, अगली बात कर रहे हैं कि याद रखिए, बिना शूद्र राजा की मूर्ति पूजा किंवा कृष्णा और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट लाइन देख लो, यही कारण है जो आज हम जाति दरिद्रता से पीड़ित हैं। ये भैया समाज के पालन करने वाली दूध की तरह लास्ट बचा है हमारा पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, कितना भैया समय हो गया है, चलो बाद में देखते हैं। कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, पहली लाइन, वह एक नया आदर्श देख रही है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों, देखो, कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन थे? रस्किन टॉलस्टॉय। उठा के जून का एग्जाम देखो, आपको मिल जाएंगे, यहां से प्रश्न बना हुआ था, रस्किन और टॉलस्टॉय, याद रखना। यानी कह रहे हैं कि कलों की पूजा को छोड़कर अब मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता कौन माना है? रस्किन और टॉलस्टॉय को, रस्किन और टॉलस्टॉय। ठीक है, पाश्चात्य, देखो अगली बात कह रहे हैं कि पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला, यानी पश्चिम के देशों में नया प्रभात होने वाला है। कह रहे हैं कि वहां के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। अच्छा, प्रभात होने के पूर्व ही, देखो, कह रहे हैं कि प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और हो क्यों ना हो भैया, इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहां वालों के भाई बहन नहीं, उनकी सारी जाति पिस गई, उनके जीवन के धुरे टूट गए, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव भैया फट रहे हैं, लहू निकल रहा है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। फिर कहते हैं क्या कह रहे हैं, क्या कहने का हक है? उन्होंने कहा कि एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य है, परंतु अब अमीरी भी मानसिक दुखों से विमर्तित है। समझ रहे हो? मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों को पेट भरने के लिए, पर मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हें मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। क्या क्या देख रहे हो? प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेस मात्र भी प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पश्चिम वालों को तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही है। क्या बात कह दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखो, इधर देखो। फिर कह रहे हैं अगली बात, एक क्या कहा जा रहा,
कि फिर एक प्याला घर घर में कुटिया कुटिया में रखावें और सब लोग उसी में मजदूरी के प्रेम अमृत पान करें। सबसे लास्ट लाइन, ये लास्ट लाइन थी, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसमें, जितना पूछा था मैंने रख दिया। क्या है कि है रीत यासिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। अब हम ये सारी पंक्तियां एक पास रखे हुए हैं, आपको एक लाइन में याद कराने की मैं 2 मिनट के अंदर कोशिश करता हूँ, इतनी अच्छी मैंने बनाई ही है। देखो यहाँ पंक्तियां मैंने बता था, हल चलाने वाला गडरिया कभी मजदूर नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रेम है, कला है, फकीर तो वो हो ही नहीं सकता। देखो तो एक देखो, हल चलाने वाले का जीवन, जो पहला, ये पहला शीर्षक है, इसके अंदर गुरु नानक का, ये गुरु नानक की एक कविता, ये भोले भाव मिले रोगराइया। देखना पहले और दूसरे में, पहले दूसरे और 8वें में, एक आपसे क्या आपका एग्जाम में पूछ ले, 1 2 और 8, 128 याद रखना, 128 पूछ ले कि किस किस शीर्षक में कविताओं का वर्णन हुआ है, लाइनों का वर्णन हुआ, तो 1 2 8, ठीक है, तो 128 तो याद कर सकते हो। तो इसमें पहले हल चलाने वाले के जीवन में क्या है कि गुरु नानक ने ठीक कहा, एक भोले भाव मिले रघुराई, क्रम लगाने के लिए। गडरिये का जीवन देखो, किसी के घर कर में ना घर कर बैठना, इस दारे पानी में, यहाँ पे पानी में, ठिकाना बेठिकाना और मकाला बा मखा रखना, ठीक है। फिर कहते हैं, हुए थे आंखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों की क्या फुहारे इधर हमारे उधर तुम्हारे। ये दूसरे दृश्य में है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो। ये दूसरे दूसरे किसमें, दूसरे किसमें भैया, दूसरे किसमें भैया, दूसरे, ठीक है। फिर पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श में, हैरीत आशिकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। अगर हम इन पंक्तियों को आपको एक ही लाइन में अगर हम आपको रख दें, तो अब एक चीज समझना, ठीक है, समझना, मैं एक ही शब्दों को उठाता हूं। यहां पे एक शब्द उठा लो भैया, भोले, मैं बना देता हूं, देखो यहां पे शब्द उठाना है एक भोले, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, देखो यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे एक शब्द लिया भैया मैंने, भोले, एक कविताओं का क्रम है भोले, ठीक, और उसके बाद क्या था, भोले, फिर देखो, भोले किसी के आंखें, एक पास लिखने दो फिर बताने दो, ठीक है। देखो अगर ये लिखता हूं तो चला जाता है, ऐसे बना लो, देखो आपको पता होना चाहिए, यहां पे भोले, यहां पे भोली कर लो, ठीक है, भोली कर लो, भोली कर लो, यहां पे भोली, किसी के आंखों, अभी हम एक पास करके बताते हैं, किसी के आंखों में, भोली किसी के आंखों में खुदा को, एक पास लिख दो तो ज्यादा बढ़िया बन जाए, ठीक है। यहां देखो आशिकों, चलो इनको अलग अलग कर लेना, फिर यहीं से सिर्फ देख लो, इनके 3 बातों को देख लो, ऐसे समझो कि किसी के आंखों में मुझे खुदा दिखाई देता है, बस ये दूसरे जो, जिसमें यानी जो दूसरा दृश्य है, दूसरा शीर्षक उसके अंदर है, किसी के आंखों में मुझे खुदा नजर आता है। ये तीनों लाइन याद हो गई, किसी यानी किसी के घर में, किसी के आंखों में मुझे खुदा नजर आता है, वो आशिक भी हो सकता है। लो, हैरीत आशिकों की तनमन निसार करना। अब यहां से पूरा बना लो कि तुम्हारी भोली, यानी हाँ, भोली भाली किसी के आंखों में खुदा नजर आता है, वो आशिक भी हो सकता है, ठीक है। ये एक लाइन क्रम में आप लोग लिख लेना किसी साइड में, ताकि क्रम अगर लाइनों का पूछ ले कविताओं को, तो एक पास में आप तुरंत निकालेंगे। चलो, तो ये हमारा निबंध रहा, मजदूरी और प्रेम निबंध।